सत्र की अध्यक्षता कर रही जी परम आदरणीय पांडे जी, मेरे मित्र विक्रम जी, और अभी इनका आपने दूसरी भाषण सुना डॉक्टर उपाध्याय जी और मैडम इनके नमस्ते थे, और अभी रजनीश जी, नीरज कुमार जी, लगभग सभी लोगों को मैं यहाँ पहचान रहा हूँ, मैडम अग्रवाल जी और अन्य सभी छात्र छात्राएँ। अभी आपने डॉक्टर उपाध्याय जी से सुना कि छात्र का टीचर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास होता है तो फिर इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका परिणाम क्या होगा। इसे मालूम होता है कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा, तो वो अगाध विश्वास हमेशा फलदायी होता है। और एक और उदाहरण यदि मैं आपको दूँ तो कभी आप भी करते होंगे, माता पिता करते हैं कि अपने बच्चे को ऊपर उछाल देते हैं हवा में। अब कितना रिस्की है, लेकिन बच्चे को ये विश्वास है कि उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए वो उसे खिलाता है और फिर पिताजी गोद में आ जाता है, फिर उसे ऊपर उछाल देते हैं, फिर गोद में आ जाता है, हंसता रहता है। तो ऐसा जब अगाध विश्वास होता है शिक्षार्थी में और शिक्षक में, तो शिक्षार्थी का कल्याण निश्चित होता है और गुरु उसको बेस्ट जो है वो देने का प्रयास करते हैं। अब आपने ये सुना अभी भाषण में, और बहुत ही ध्यान से मैं सुन रहा था उनके भाषण को, डॉक्टर साहब के बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही कि किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके किस तरीके से हम एक आत्मनिर्भर देश बना सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित बातें थी उनकी, और मैं प्रणाम करता हूँ उनकी समझ को, उनके चिंतन को, उनकी सोच को। किंतु मेरा टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं है, बहुत थोड़ा संबंध है, और मैं ये मानता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, कि जो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो वो समाज को भी प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते रहे और सोसाइटी जहाँ की तहाँ बनी रहे, समाज की संरचना, समाज का स्ट्रक्चर, सोशल कल्चर वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता है, अगर समाज जड़ बना रहता है, तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के प्रतिमान बताए, अगर वो हो भी जाए फिर तो समाज जड़ बना रहे, तो वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। जब सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसका कल्चर पर, उसका सोशल स्ट्रक्चर पर, उसका जीवन के तरीकों पर, उसका सामाजिक मूल्यों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
तो जहाँ टेक्नोलॉजी समाज को प्रभावित करती है, वहाँ समाज की बदलती हुई संरचना भी टेक्नोलॉजी को बहुत प्रभावित करती है। इसके मैं कई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल इंटरेक्शन होता है, कैसे ये डायनेमिक्स काम करती है टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर की चेंज की। लेकिन यहाँ वो बात थोड़ी अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। और ये दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस influence the society and how social changes bring about a change in technology. This is definitely a very interesting topic, but I am skipping that here for your convenience. अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि भविष्य में क्या हमारे सामने समस्याएं हैं, देश के सामने कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो कि विकास में बाधक बन रही हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में बाधा बन रही है। कौन से वो बड़े बड़े विजन्स हैं, कौन से हमें वो बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं जिनके लाने से हम एक आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ विकसित भारत के आदर्श उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत से विकसित शहर हैं जहाँ एक चरम विकास हुआ है, और तमाम देशों में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है कि आज आप गुड़गांव में देखें, दिल्ली में देखें, नोएडा में देखें, तो आपको वैसी कॉलोनियाँ, वैसी मॉल, वैसी मेट्रो, वैसा ही सब कुछ एकदम से मिल जाएगा। किसी 5 स्टार होटल में जाएँ, अच्छे होटल में जाएँ, किसी अच्छे शहर के अच्छे कॉलोनी में जाएँ, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप देश में हैं, विदेश में हैं। उतने ही अच्छे दमदमाते हुए मॉल हैं, उतनी दमदमाती हुई मेट्रो है, वर्ल्ड क्लास, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण एरिया जो हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें गरीबी है, विपन्नता है, पिछड़ापन है और बहुत बड़ा डिप्राइवेशन है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और यही वजह है कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्या है कि गांव से आदमी लगातार भाग रहा है, और लगातार आप देख रहे हैं कि अर्बन एक्सप्लोजन, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इनकी आप देखें तो इनकी जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ से ऊपर पार कर चुकी है। जबरदस्त अर्बन एक्सप्लोजन हो रहा है, ग्रामीण पलायन हो रहा है। अब ये विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है। ये विकास की बाधा दोनों तरफ बाधा खड़ी करती है। एक तरफ तो जब ये पॉपुलेशन शहर में आती है तो शहर के लिए समस्याएं क्रिएट कर देती है। शहर में गंदी बस्तियां बन जाती हैं। शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है, सिविक एमिनिटीज पर भयंकर दबाव पड़ता है। अब रूटेड पॉपुलेशन होती है, इसलिए वो सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा करती है, वो क्राइम भी पैदा करती है अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में क्राइम, अर्बन एरिया में पॉवर्टी, अर्बन एरिया में गंदगी, अर्बन एरिया की जो तमाम समस्याएं हैं वो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों से शिफ्ट हुई समस्याएं हैं। और इस बात को आज से 50-60 साल पहले पहचान लिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, लेकिन
आप देखिए इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए किसी ने कोई सच्चे हृदय से, बड़े समझदारी से ये प्रयास नहीं किया कि पिछले 50 साल से जो लगातार रूरल एक्सोडस हो रहा था वो रुक सके। अगर वो रुक सकता तो ग्रामीण क्षेत्रों की भी समस्याएं दूर होती, शहरों की भी समस्याएं दूर। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने पॉवर्टी की स्टडीज को एक तरीके से शुरू किया था। वी.एम. दांडेकर और नीलकंठ, उन्होंने कहा था देयर इज नो पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन इन अर्बन एरिया, द अर्बन पॉवर्टी इज ओनली एन ओवरफ्लो ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का उत्प्लावन है, वो शहरी क्षेत्रों की गरीबी बन जाती है, शहरी क्षेत्रों की समस्या बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो बुरी आदमी है, जो अग्रणी आदमी है, जो होशियार आदमी है, जो गांव के डेवलपमेंट में अच्छी भूमिका अदा कर सकते थे, वही शहरों में आ जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में से गुणात्मक जनसंख्या का अभाव हो जाता है। शहर क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, गंदे नशे बढ़ते हैं, सिविल गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता है और शहरों में भी समस्या हो जाती है, गाँव में भी समस्या हो जाती है। तो हमारी सबसे मुख्य समस्या ये है कि हम ग्रामीण पलायन को रोकें, और ग्रामीण पलायन को रोकने का क्या तरीका है उसके संबंध में पिछले समय से कुछ सघन प्रयास शुरू हुए और नई सरकार के 2014 के बाद इस संबंध में जो जबरदस्त प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इस संबंध में बहुत गंभीरता से विचार किया था और योजना चलाई थी पूरा मतलब प्रोवाइडेड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्बन एमिनिटीज को प्राप्त करा। ग्रामीण क्षेत्रों में दो चीज़ों की जरूरत है जिससे वहाँ से पलायन हो सके। एक तो एम्प्लॉयमेंट, फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देखिए, अब गंभीरता से बात की जा सकती है तो बात बहुत बड़ी जरूर होने लगती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर का विकास करें और एग्रीकल्चर के साथ साथ सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फार्म प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, एलाइड एक्टिविटी। तो हम अगर चाहते हैं तो मुझे शॉर्ट करना है कि इंटीग्रेट हो जाए शहर और गांव। और जैसा कि आपने कहा, जो आपकी उससे भी संबंधित है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो। मैं बीच का आप सब मामला खत्म करके आ रहा हूँ, मुझे बात करा रहा हूँ लंबी कहानी की कि हमें तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जो बहुत ज़रूरत है और जो इस सरकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जो आगे कम से कम हम 100 वर्षों तक इस देश को प्रतिफल देता रहेगा, वैसा इस सरकार ने काम किया है। और वो है रोडों का नेटवर्क क्रिएट करना। बहुत ज़रूरी है रोडों का नेटवर्क क्रिएट करना। आपने भी कहा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी जब रोडों का नेटवर्क बने, और रोड जो है वो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान करती है। आप एक किताब है उसको पढ़ें जो खुराक UGC के चेयरमैन थे, उन्होंने लिखी है रोड टू डेवलपमेंट। तो उसमें रोड टू डेवलपमेंट का मतलब है यही रोड है, रोड से डेवलपमेंट। और मेरी बात पर ध्यान दें कि अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति कौन हुए हैं, जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, और पहले हुए थे वो वॉशिंगटन C-Cube के टाइम में, जिन्होंने जो है सोवियत संघ को
बड़ी जबरदस्त मान दी थी। हाँ, सोवियत के समय। जॉन एफ कैनेडी, हाँ हाँ, जॉन एफ कैनेडी हाँ, सॉरी कहा करते थे भूल गया। कि देयर आर नॉट सो मेनी रोड्स इन अमेरिका बताओ। बिकॉज अमेरिका इज रिच। बताओ। देयर आर नॉट सो मेनी रोड्स इन अमेरिका बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज देयर आर सो मेनी रोड्स। अमेरिका इसलिए, अमेरिका में बहुत सारी रोडें इसलिए नहीं है कि अमेरिका रिच है, बल्कि अमेरिका में बहुत अच्छी अच्छी रोड्स हैं और बहुत लोग हैं, इसलिए अमेरिका डेवलप है। इस सरकार ने यही किया है, जबरदस्त रोड गडकरी जी ने जबरदस्त रोड है, और योगी जी ने लिंक रोडें बनवा दी, और ये कम से कम आगे 100 साल तक देश को डेवलपमेंट के फ्रूट्स देता है। तो ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट, आपने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए कोई इनपुट्स की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अब इनपुट देने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे इनपुट है, फाइनेंस की जरूरत नहीं है, भरपूर फाइनेंस एग्रीकल्चर को मिलता है, गवर्नमेंट जबरदस्त फाइनेंस सेवा करती है। अब जो जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बन रहा है, और दूसरा रूरल पीपुल के एम्पावरमेंट। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और अब इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद मैं न देख सकूँ, आप जरूर एक आत्मनिर्भर भारत देखेंगे, मेरे सामने बैठी हुई जनरेशन, और बहुत जल्दी एक स्वर्णिम भारत, एक डेवलप्ड भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विश्व का नेतृत्व करता हुआ भारत आप देखेंगे, एक विश्व गुरु के रूप में आप भारत को देखेंगे। धन्यवाद।